एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और यहीं सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। आज इसे लॉजिक से समझते हैं। देखो बच्चों, एनवायरनमेंट का मतलब है हवा, पानी, मिट्टी और ट्रीज, यानी जो भी हमारे अराउंड है, यानी टोटल रिसोर्सेज की टोटलिटी। अब इसे थोड़ा और समझते हैं। एनवायरनमेंट मतलब हमारे चारों तरफ की सारी ताकतें, जिसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोटिक एलिमेंट्स की, यानी जो जिंदा हैं, जैसे बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट्स और फिशरीज। अब देखो दूसरी तरफ, अबायोटिक एलिमेंट्स, यानी जो जिंदा नहीं, जैसे एयर, वाटर और लैंड। याद रखो, एनवायरनमेंट है प्लैनेटरी इनहेरिटेंस प्लस टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज। बायोटिक यानी लिविंग, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग। चलो अब बात करते हैं एनवायरनमेंट के काम की। पहला काम है रिसोर्सेज देना प्रोडक्शन के लिए, यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों। ऐसे थोड़ा क्लियर करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म नहीं होते, जैसे ट्रीज और फिशेस, जबकि नॉन रिन्यूएबल खत्म हो जाते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल। दूसरा काम है वेस्ट को असिमिलेट करना। हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो वेस्ट बनाता है, उसे एनवायरनमेंट अब्सॉर्ब करता है। तीसरा काम बहुत जरूरी है, लाइफ को सस्टेन करना। सन, सॉयल, वाटर और एयर, यही तो जीने के लिए जरूरी है। और आखिरी काम है एस्थेटिक सर्विसेज देना। फॉरेस्ट्स, वाटरफॉल और हिल स्टेशनों की खूबसूरती भी एनवायरनमेंट ही देता है। याद रखो, 4 फंक्शंस हैं: रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, वेस्ट असिमिलेशन, लाइफ सस्टेन और एस्थेटिक सर्विसेज। अब एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। एनवायरनमेंट तभी तक ठीक चलता है जब तक वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर रहे, यानी एक्सट्रैक्शन रिजेनरेशन से कम हो। इसकी दूसरी शर्त भी है, वेस्ट भी उतना ही बने जितना एनवायरनमेंट अब्सॉर्ब कर सके, वरना बन जाता है एनवायरमेंटल क्राइसिस। यानी सीधी सी बात है, जब एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो रीजनरेशन से और वेस्ट ज्यादा हो अब्जॉर्प्शन से, तभी होता है एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब समझते हैं ये क्राइसिस होता क्यों है। पहला कारण, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई और इंडस्ट्रीज भी बढ़ी, मगर रिसोर्सेज की सप्लाई उतनी ही रही। दूसरा कारण है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों रिसोर्सेज की भारी एक्सट्रैक्शन, जिससे रिसोर्सेज खत्म होने लगे। तीसरा कारण है, कई रिसोर्सेज एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती गई। चौथा कारण थोड़ा अलग है, डेवलप्ड कंट्रीज का एफ्लुएंट कंजम्पशन। इतना वेस्ट बना कि एनवायरनमेंट अब्सॉर्ब नहीं कर पाया। पांचवा कारण है, पानी और हवा दोनों पोल्यूटेड हो गए। इंडिया में तो 70% पानी पहले से पोल्यूटेड है। और आखिरी कारण है, हेल्थ पर खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। याद रखो, 6 रीजंस हैं: पॉपुलेशन, एक्सट्रैक्शन, एक्सटिंक्शंस, ऑफ्लुएंस, पॉल्यूशन और हेल्थ एक्सपेंडिचर। अब एक नया टर्म सीखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ा गया। जैसे किसान राइस चुने तो वीट का मौका छूट जाता है। इसी वजह से एनवायरमेंटल डैमेज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई है। गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है और हेल्थ का खर्चा भी। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखो। पहले के जमाने में डिमांड सप्लाई से कम थी, रिसोर्सेज इतनी जल्दी यूज नहीं होते थे। लेकिन आज डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई है, क्योंकि पॉपुलेशन और इंडस्ट्रीज दोनों बढ़ गए हैं। याद रखो, पहले सप्लाई ज्यादा थी, अब डिमांड ज्यादा है। यही रिवर्सल है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की वजह। अब बात करते हैं एक बड़े इश्यू की, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब धरती के एटमॉस्फेयर और ओशंस के टेम्परेचर का लगातार बढ़ना। इसके नंबर्स देखो, पिछली 1 सेंचुरी में टेम्परेचर 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है और सी लेवल भी कई इंच ऊपर आ गया है। इसकी वजह क्या है? ग्रीन हाउस गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, जो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि कोल और पेट्रोलियम जलाना और पेड़ काटना, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा कैटल से निकलने वाला मीथेन गैस भी एटमॉस्फेयर को गर्म कर रहा है। और आंकड़े देखो, 1750 के बाद से CO2 41% और मीथेन 160% तक बढ़ चुका है। ये बहुत बड़ी संख्या है। अब देखो इसके असर। पहला असर, बर्फ पिघल रही है, खासकर इन पोलर रीजन, इससे सी लेवल बढ़ रहा है और कोस्टल फ्लडिंग हो रही है। दूसरा असर है, हरिकेन्स और स्टॉर्म्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। तीसरा असर है, मलेरिया, डेंगू और कॉलेरा जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं गर्मी की वजह से। चौथा असर है, पोलर बेयर्स जैसे एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं। और पांचवा असर, मौसम भी बदल रहे हैं, समर्स पहले से लंबी हो रही हैं। याद रखो, ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर बढ़ना, वजह है ग्रीन हाउस गैसें, असर बर्फ पिघलना, डिजास्टर्स, बीमारियां और एक्सटिंक्शंस। अब एक और बड़ा टॉपिक, ओजोन डिप्लीशन, मतलब ओजोन लेयर का टूटना। इसकी वजह है CFCs में मौजूद क्लोरीन। ये CFC कहां से आते हैं? AC, फ्रिज और फायर एक्सटिंक्शर्स से। यही क्लोरीन और ब्रोमीन बढ़ाते हैं एटमॉस्फेयर में। इसका सीधा असर होता है, ज्यादा UV रेडिएशन धरती पर आती है, जिससे इंसानों में स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और सिर्फ इंसान नहीं,
यूवी रेडिएशन फाइटोप्लैंक्टन को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे पूरी एक्वेटिक लाइफ प्रभावित होती है। इसीलिए दुनिया ने मिलकर कदम उठाया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बड़ी ट्रीटी थी। यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर सीएफसी को खत्म करने का फैसला किया। इसमें डिसाइड हुआ कि साल 2013 तक सीएफसी का प्रोडक्शन पूरी तरह रोक दिया जाएगा। और हमारा देश भी पीछे नहीं रहा। इंडिया ने ये ट्रीटी सितंबर 1992 में साइन किया था, लंदन अमेंडमेंट के साथ। इसीलिए याद रखना, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट और मित्र यानी फ्रेंड, अब वक्त है पर्यावरण मित्र बनने का। याद रखो, ओजोन डिप्लीशन सीएफसी की वजह से होता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने 1987 में इसे रोकने की शुरुआत की। तो ये था पार्ट 1 का पूरा रिवीजन, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर ओजोन डिप्लीशन तक। लेकिन एक बड़ा हिस्सा अभी बाकी है, इंडिया के अपने एनवायरमेंटल चैलेंजेस, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और वो सारे टॉपिक्स जो पार्ट 2 में आ रहे हैं। और यही टॉपिक्स एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो काम आई तो एक लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि पार्ट 2 मिस ना हो।